जिस शादी को लोग एक बदनामी समझ रहे थे, वही शादी एक दिन मिसाल बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। उस रात जब दुल्हन अपने ही मंडप से भागी थी, लोग उसे गलत कह रहे थे, कोई उसकी इज्जत पर उंगली उठा रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो भाग नहीं रही थी, वह खुद को बचा रही थी। और जिस लड़के के साथ उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई थी, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी हिफाजत बन जाएगा। वही लड़का जिसे लड़कियों से नफरत थी, वही लड़का जिसने उसे पहले दिन ठुकराया था, वही भास्कर एक दिन उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। यहाँ से शुरू हुई थी उनकी पहली मुलाकात। घर से भागी हुई लड़कियों की मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं। बनावटी अफसोस से इनकार में सिर हिलाते भास्कर ने गुस्से से लाल होती तनीषा को देखा। मैं घर से किसी प्यार में नहीं भागी थी, बल्कि अपनी इज्जत बचाकर आई हूँ, उसने दांत पीसकर कहा। लेकिन बात पूरी होने से पहले भास्कर ने चाय का कप जोर से जमीन पर फेंक दिया। वह डरकर 2 कदम पीछे हट गई। बहुत खराब चाय बनाई है, दोबारा बना कर लाओ। और तुम क्यों भागी थी, मुझे इससे मतलब नहीं। ठीक से काम करोगी तो खाना मिलेगा, वरना भूखी रहना, वह ठंडे और सख्त लहजे में कहकर स्टोर रूम की तरफ चला गया। तनीषा गुस्से से मुंह फेरते हुए उस कमरे की तरफ गई जो उसे रहने के लिए दिया गया था। कमरे में पहुंचते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भास्कर ऑफिस चला गया था और वहां भी उसका मूड खराब रहा। वह हर किसी पर बेवजह गुस्सा निकाल रहा था। शाम को वापस आया, लेकिन वो खाना बाहर खाकर आया था और सीधे अपने कमरे में चला गया। उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। वह सुबह जल्दी ऑफिस जाता और रात को देर से लौटता। 3 दिन तक तनिषा ने किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया, जिसके कारण वह कुछ खा भी नहीं सकी। जिद थी, अपने घर में कभी काम नहीं किया था तो यहाँ क्यों करती। 3 दिन के बाद भूख से कमजोर होकर वह कमरे से बाहर निकली। बाहर टीवी वाले कमरे में उसे भास्कर लैपटॉप पर काम करता दिखा। वह धीरे से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आंखें झुकी हुई थी। भास्कर ने एक नजर उस पर डाली और फिर काम में लग गया। वह क्या काम करना है, उसकी आवाज सुनकर भास्कर ने फिर से देखा। क्या मतलब? आपने कहा था ना, काम करोगी तो खाना मिलेगा। मुझे भूख लगी है, मैं काम कर देती हूँ, उसकी आवाज भर गई। भास्कर के चेहरे पर हल्की सी सख्त मुस्कान आई। किचन साफ करो, उसने आदेश दिया। वह तुरंत किचन में गई और हर चीज को कपड़े से साफ किया। किचन साफ करके जब वो बाहर आई तो उसने उसके लिए कोई काम नहीं बताया। उसने अपने लिए खाना बनाया, 2 रोटियां जो बिल्कुल गोल नहीं थी, और अंडे बनाकर वह टीवी वाले कमरे में आ गई। आप खाना खाएंगे, उसने पूछा, लेकिन भास्कर ने कोई जवाब न दिया। वह खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। उसने जींस के ऊपर वही दुल्हन वाली कुर्ती पहन रखी थी। अब उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था, लेकिन उसके पास और कपड़े नहीं थे। खाना खाते हुए वह सोच रही थी, काश भागते समय कुछ कपड़े भी ले आती। लेकिन 3 दिन लगातार वही कुर्ती पहनकर वो परेशान हो चुकी थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके भास्कर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भास्कर चौंका, फिर समझ गया कि वही होगी। उसने अंदर आने की इजाजत दी। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आई। भास्कर उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। वह हिचकिचा रही थी। कुछ बोलोगी या ऐसे ही खड़ी रहोगी, उसने ताना मारा। उसने नजर उठाकर उसे देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे एक शर्ट चाहिए। भास्कर ने भौं चढ़ाई। मैं 3 दिन से इसी कुर्ती में हूँ, मुझे बहुत असहज लग रहा है और मेरे पास कपड़े भी नहीं है। कृपया आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कर दूंगी, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। भास्कर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उठकर अलमारी से एक सफेद शर्ट निकालकर उसे दे दी। शर्ट देते समय उसकी नजर उसके हाथ के घाव पर पड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह शर्ट लेकर अपने कमरे में आ गई। उसे हैरानी हुई कि उसने बिना कुछ कहे शर्ट दे दी। उसने कपड़े बदले, जीन्स और शर्ट पहनकर बाहर आई। बालों को तौलिए से सुखाते हुए वो कुछ देर के लिए अतीत में खो गई कि वह यहाँ तक कैसे पहुंची। उसका दिल फिर से भारी हो गया। उसने पूजा की, चटाई बिछाई और भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की और वहीं सो गई। अगले दिन सुबह 6 बजे वह उठ गई, कमरे को साफ किया और बिस्तर ठीक किया। फिर बाहर आई तो भास्कर अखबार पढ़ रहा था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछ सके क्या काम करूं। अब वो काफी देर तक खामोश खड़ी रही तो उसने इशारा से पूछा, क्या बात है, आपने खाना खा लिया, उसने धीरे से पूछा। भास्कर ने जब उसे देखा तो वह उसकी शर्ट पहने हुए थी। तब उसे याद आया कि वह क्यों पूछ रही है। उसे थोड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि वह ऐसा नहीं था कि किसी को खाने के लिए परेशान करे। किचन में सामान रखा है, जो खाना है बना लो, ये कहकर वह अपने कमरे में तैयार होने चला गया। वह एक पुलिस अफसर था, इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। उस रात वह एक मीटिंग से दूसरे शहर से लौट रहा था जब एक लड़की उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। लड़की दुल्हन के कपड़ों में थी और उसका चेहरा झुका हुआ था।
वह तुरंत गाड़ी से उतरा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से कहा, जी। वो अपनी कलाई पकड़कर देख रही थी। क्या तुम्हें चोट लगी है? किसी मदद की जरूरत है? भास्कर के पूछने पर उसने चेहरा उठाया। भास्कर कुछ पल उसे देखता रह गया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। अचानक लड़की डर गई और भागने लगी, लेकिन भास्कर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसके सीने से टकरा गई। मुझे जाने दो, उसने कहा। तभी पीछे से दो गाड़ियां आकर रुकी। भास्कर समझ गया कि लड़की शादी से भागी है। उन लोगों ने लड़की के साथ भास्कर को भी पकड़ लिया और उसे उसका प्रेमी समझकर दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी। भास्कर के माता पिता अमेरिका में रहते थे। उसके पिता बिजनेसमैन थे और माँ डॉक्टर थी। वह तैयार होकर बाहर आया तो तनीषा टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। वह उसे नजरअंदाज करके निकल गया। तनीषा ने खाना खाकर पूरे घर की सफाई की। दिन इसी तरह गुजरते गए और दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था। रविवार का दिन था, उसे छुट्टी थी और वह थोड़ा देर से उठा। उसके उठने से पहले ही घर साफ हो चुका था और नाश्ता तैयार था। उसने वही चाय, पराठा और ऑमलेट खा लिया। वह सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा था। तभी तनीषा कमरे से बाहर आई और उसे सिर पकड़ते देखा। आप ठीक हैं? उसकी आवाज सुनकर भास्कर ने आंखें खोली और उसे देखकर मुंह बनाया। तुमसे मतलब? उसने चिढ़कर कहा। अजीब इंसान हो, वो बड़बड़ाई। तुमसे कम ही हूँ, खुद को देखा है? उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा कह दिया। वह गुस्से से उसे देखने लगी। अब ऐसे क्यों देख रही हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, वो जाने लगी, फिर रुकी और बोली, वैसे तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ये सुनकर उसका दिल दुखा और वह पलटकर उसे घूरने लगी। अगर एक बार और ऐसे देखा तो आंखें निकाल दूंगा, भास्कर ने कहा था। निकाल कर दिखाओ, उसने जवाब दिया। तुम पहले से ही जिद्दी हो, उसने कहा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और हाँ, मुझे कोई हॉस्टल देखना है, मैं वहां चली जाऊंगी। और ये तो बहुत अच्छी खबर है, उसने कहा। फिर बोला, क्यों ना तुम किसी क्लास में दाखिला ले लो, तुम्हारा समय अच्छा बीत जाएगा। ये मेरा सच्चा सुझाव है। वह सच में अच्छा सुझाव दे रहा था, लेकिन तनीषा ने कहा, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, अपने पास रखिए। वे जाने लगी तो भास्कर ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, ये रवैया क्यों दिखा रही हो? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर तनीषा ने फिर से उसे घूरा। हाथ छुड़ाकर बोली, चली जाऊंगी यहाँ से, और हाँ, जो कुछ भी खाया है उसके पैसे भी लौटा दूंगी। ओह, अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भास्कर पीछे खड़ा खुद को कोस रहा था कि कैसी तेज लड़की है। शाम को फिर दोनों के बीच बहस हो गई। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था जब तनीषा पानी पीने आई। आपको पानी चाहिए? उसने पूछा, लेकिन भास्कर ने कोई जवाब न दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, पानी चाहिए? जब कोई इंसान जवाब नहीं देता तो इसका मतलब होता है कि वो बात नहीं करना चाहता। ठीक है, मत कीजिए बात। ये कहकर तनीषा जाने लगी तो भास्कर को बुरा लगा। और हाँ, जब मैं घर पर हूँ तो कृपया मेरे सामने ज्यादा मत आया करो। तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है और जो मैं भूलना चाहता हूँ वो सब याद आ जाता है। अब जाओ यहाँ से, वह सख्त आवाज में कहकर फिर काम करने लगा। तनीषा को वह शादी का हॉल याद आया, जहाँ लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेज के पास उसके अंकल खड़े थे और उनके साथ लड़की के माता पिता भी खड़े थे। स्टेज पर भास्कर अपने दोस्त के साथ खड़ा था। उसका दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोला कि आज तो तू भी शादीशुदा हो जाएगा। भास्कर हल्का मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। सानिया एक अच्छी लड़की थी। 2 महीने पहले उसकी माँ ने उसकी तस्वीर दिखाई थी और भास्कर ने माँ की खुशी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन शादी के दिन दुल्हन उसे छोड़कर भाग गई थी। उस दिन के बाद से उसे लड़कियों से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि सभी लड़कियां स्वार्थी और धोखे देने वाली होती हैं, और तनीषा ने भी उसकी यही सोच और मजबूत कर दी थी, क्योंकि वह भी शादी से ही भागी थी और किस्मत ने भास्कर को बीच में लाकर उसके साथ जबरदस्ती शादी करवा दी थी। अगले दिन सुबह भास्कर तैयार होकर निकला तो तनीषा नाश्ता बना रही थी। उसने कहा, अगर हॉस्टल देखना है तो तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। तनीषा सोच में पड़ गई, लेकिन फिर वैसे ही बाहर आ गई। तभी उसे याद आया कि उसके पास कपड़े नहीं। भास्कर बोला, मेरी अलमारी से कोई शर्ट ले लो। वह हैरान थी कि आज वह इतना अच्छा क्यों व्यवहार कर रहा है। उसने अलमारी से सफेद शर्ट निकाली और पहन ली, गले में चैन पहनी और बाल खुले छोड़कर बाहर आई। भास्कर उसे सीधे मॉल लेकर गया। वो बहुत हैरान थी, लेकिन उसने सोचा कि वो पैसे वापस कर देगी। उसने 3-4 सूट, कुछ टी शर्ट ली, एक ड्रेस वहीं बदल ली और चप्पल तथा 2 जोड़ी जूते भी। भास्कर जबरदस्ती दिलवाए वह नीले रंग के सूट में सच में बहुत सुंदर लग रही थी। जब वो वापस जा रहे थे तो किसी लड़की की आवाज तनीषा के कानों में पड़ी कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। तनीषा ने तुरंत भास्कर की तरफ देखा, जो उससे एकदम आगे चल रहा था।
एक हाथ में शॉपिंग बैग और दूसरे में फोन था, जिस पर वह किसी से बात कर रहा था। नीली पैंट और सफेद शर्ट में वह सच में बहुत आकर्षक लग रहा था। उसका रंग साफ था और हल्की दाढ़ी उसके चेहरे को और निखार रही थी। वह किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। वहां से दोनों हॉस्टल देखने गए, लेकिन वहां बताया गया कि 2 महीने बाद ही दाखिला मिलेगा। इसलिए वो वापस आ गए। तनीषा बोली, आप मुझे यहाँ उतार दीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं खुद आ जाऊंगी। भास्कर पूछना चाहता था क्या काम है, लेकिन उसने नहीं पूछा और सीधे अपने ऑफिस में चला गया। जबकि तनीषा नौकरी की तलाश में निकली। उसे एक जगह से सकारात्मक जवाब मिला था। शाम को वो घर लौटी, उसने खाना बनाया और कपड़े बदलकर भास्कर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वह आ गया। उसने कहा, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। भास्कर को अजीब लगा कि उसने उसके लिए खाना क्यों बनाया है, लेकिन उसे भूख लगी थी, इसलिए वह हाथ धोकर आ गया। उसने चिकन बनाया था और 7 रोटियां, जो आज भी गोल नहीं थी। भास्कर कुर्सी पर बैठा खाना खाने लगा। पहला निवाला लेते ही उसने तनीषा को देखा, जो खाना खा रही थी। उसे मॉल में सुनी वो बात याद आई कि वे दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। तनीषा ने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। उसका रंग साफ था, काली आंखें झुकी हुई थी और उसका ध्यान सिर्फ खाने पर था। उसकी नाक में छोटी सी नथ थी और भरे हुए गाल उसे और सुंदर बना रहे थे। भास्कर ने पूछा, क्या तुमने दाखिला लेने का सोचा? उसने कहा, नहीं। क्यों? मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। ये सुनकर भास्कर कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, तुमने कितनी पढ़ाई की है? उसे लगा वह ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी होगी, लेकिन उसने कहा, मैंने 18 साल तक जहाँ रही वहाँ जितना पढ़ाया गया सब पढ़ा है। भास्कर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पानी का गिलास उठाया और बस इतना कहा, अच्छा है। तभी उसे फोन आया। ये उसके वरिष्ठ अधिकारी जगमोहन का फोन था। उसने तुरंत कहा, जी सर, और ध्यान से बात सुनी। फिर बोला, ठीक है सर, मैं अभी पहुंचता हूँ, और फोन काट दिया। वह जल्दी से खड़ा हो गया। तनीषा भी घबराकर खड़ी हो गई, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह उसके पीछे दरवाजे तक गई। भास्कर बाहर निकल रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, भगवान के लिए आप अपना ध्यान रखें। भास्कर एक पल रुका, फिर बिना कुछ बोले चला गया। उस रात पुलिस विभाग में एक जरूरी मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर पर हमले की सूचना मिली थी। सुरक्षा की जिम्मेदारी भास्कर को दी गई थी और उसे पूरी छूट दी गई थी कि जितनी जरूरत हो उतनी व्यवस्था करे। पूरी रात वो मीटिंग में लगा रहा। फिर अपने ऑफिस आकर सभी थाना प्रभारी की बैठक ली, जरूरी निर्देश दिए। रात के 1 बजे वह घर लौटा तो देखा तनीषा सोफे पर बैठी माला हाथ में लिए सो गई थी। भास्कर बिना सोचे अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह वह जल्दी चला गया और तनीषा को पता भी नहीं चला। वह खुद भी नौकरी के लिए गई थी। इंटरव्यू के बाद उसे नौकरी मिल गई, जो ऑनलाइन थी। उसके पास एक सोने की अंगूठी थी, जिसे उसने बेच दिया, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। उसने फोन रिचार्ज करवाया और खाने का हिसाब लगाकर पैसे निकालकर भास्कर के कमरे में रख दिए। कुछ जरूरी सामान खरीदकर वह घर वापस आई। उसे लैपटॉप चाहिए था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सोचा पहली तनख्वाह से खरीदेगी। 3 दिन तक भास्कर घर नहीं आया तो उसे चिंता हुई, लेकिन उसके पास उसका नंबर भी नहीं था। 3 दिन के बाद वह घर आया तो बहुत थका हुआ लग रहा था। कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखें लाल थी। उसे देखकर तनीषा जल्दी से पानी लेकर आई। तभी उसे फोन आया। उसने कहा, जी जगमोहन सर ठीक है, और फोन रख दिया। उसने पानी पीते हुए तनीषा को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद कपड़े बदलकर वह फिर चला गया। तनीषा उसे देखती रही, लेकिन रोक नहीं पाई। उसी दिन तनीषा को ऑफिस से बुलावा आया था। वापसी में 2 लड़कों ने उसका बैग छीन लिया। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया और शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची। वहां एक कांस्टेबल ने उसे इंतजार करने को कहा, लेकिन वह व्यस्त रहा। जब वो खुद उसके पास गई और बोली, सर मैं शिकायत लिखवाने आई हूँ और मेरी चोरी हुई है, तो उसने फिर टाल दिया। उस पर तनीषा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि चोर भाग जाए और आप कुछ न करें? उसी समय भास्कर एसीपी इंस्पेक्टर के कमरे से बाहर आया। उसने आवाज सुनी और देखा तनीषा खड़ी है। उसने सख्त आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर तुरंत खड़ा हो गया। तनीषा ने कहा, मैं पिछले 20 मिनट से इंतजार कर रही हूँ और ये मेरी शिकायत नहीं लिख रहे। भास्कर ने गुस्से में कहा, बंसीधर ये क्या हो रहा है? फिर वह तनीषा को अंदर ले गया और भानुकांत को बुलाकर डांट लगाई कि यहाँ जनता की शिकायतें भी नहीं सुनी जाती। भानुकांत माफी मांगता हुआ बाहर चला गया। भास्कर ने तनीषा से पूछा, क्या छीना गया है? वह सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मेरा बैग मॉल रोड के पास छीन लिया गया। उसने समय भी बताया। भास्कर ने सब नोट किया और तुरंत आदेश दिया,
आधे घंटे में बैग और चोर दोनों थाने में होने चाहिए। फिर उसने पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? तनीषा ने बताया, वह नौकरी के लिए गई थी। उसने सिर हिलाया और फिर काम में लग गया। तनीषा उसे देखती रही। कभी वो बहुत अच्छा लगता था और कभी बहुत सख्त। थोड़ी देर के बाद भानुकांत आया तो भास्कर ने कहा, ये मेरी पत्नी है। वह माफी मांगता हुआ बाहर चला गया। कुछ ही देर में तनीषा का बैग वापस मिल गया। उसने पैसे जांचे और फिर सिर हिलाया। भास्कर बाहर गया और चोरों को सजा दी। फिर वापस आकर बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वह चुपचाप उसके साथ चली गई। घर पहुंचकर वह थक कर सो गई। रात को जब वो उठी तो भास्कर सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। उसने नमस्ते कहा और भास्कर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसने उसे बैठने को कहा। वो बैठ गई। फिर उसने लिफाफा टेबल पर रखते हुए पूछा, ये क्या है? तनीषा ने कहा, इसमें वो पैसे हैं जो आपने खर्च किए और जो खाना मैंने खाया उसके भी पैसे हैं। ये सुनकर भास्कर गुस्से में आ गया और बोला, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि तुम्हारे खाने के पैसे गिनूं? उसने कहा, ये मेरा फर्ज था। वह जाने लगी तो भास्कर ने कहा, ये पैसे वापस ले जाओ और अगर ज्यादा है तो कहीं और खर्च करो, मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने पूछा, अंगूठी क्यों बेची? उसने कहा, मुझे जरूरत थी और वो मेरी अपनी चीज थी। भास्कर बोला, तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अगर होती तो आज इस हालत में ना होती। तनीषा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से निकलना गलत नहीं होता। भास्कर ने कहा, तुम्हारी शादी थी और तुम दूल्हे को छोड़कर भागी, उसकी भी इज्जत थी। ये सुनकर तनीषा हंसती और फिलहाल उठकर चली गई। तभी भास्कर के फोन पर उसकी माँ वृंदा देवी का कॉल आया। उसने कहा, माँ मैंने शादी कर ली। उसकी माँ ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, तुमने शादी कैसे कर ली? लड़की कैसी है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तो क्या करता, मैं सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। बस माँ आप कहती थी ना, इसलिए शादी कर ली। भास्कर हल्की मुस्कान के साथ बोला और उसकी आंखों के सामने तनीषा का चेहरा घूम गया। ये सुनते ही माँ ने कह दिया कि वो बहुत जल्द भारत आ रही हैं। अब वो क्या करता, हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। उसे नहीं पता था कि वह इस मिशन से जिंदा लौटेगा या नहीं। वह बस अपनी माँ को थोड़ा सुकून देना चाहता था। फोन बंद करके वह तनीषा के कमरे की तरफ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो तनीषा ने सिर उठाकर देखा। भास्कर को देखकर वह खड़ी हो गई। वह अंदर आया और उसे बैठने का इशारा किया। तनीषा, मुझे नहीं पता कि मुझे ये करना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैंने अपनी माँ को बता दिया है कि मैंने शादी कर ली है। उसने तनीषा को देखा जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे नहीं पता कि मैं कल जिंदा वापस आऊंगा या नहीं, इसलिए मैंने माँ को बता दिया ताकि वो खुश हो जाए। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन क्या तुम सहयोग करोगी? अगर वो यहाँ आए ठीक है, उसने धीरे से कहा, लेकिन आप बार बार कल की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कल कुछ होने वाला है? उसका ध्यान उसी बात पर अटक गया था। भास्कर ने कहा, कुछ नहीं, और बात टालकर चला गया। अगले दिन वो सुबह जल्दी निकल गया। मंदिर के बाहर सादी वर्दी में पुलिस ने पूरा इलाका घेर रखा था। शहर के सभी सड़कों पर कई दिनों से जांच चल रही थी। इंस्पेक्टर भास्कर के निर्देश के अनुसार हर जगह सख्ती थी। कोई भी बिना जांच के अंदर नहीं जा सकता था। वह खुद लगातार पारिस में मौजूद था। वह कान में उपकरण लगाए लगातार आदेश दे रहा था। 4 आत्मघाती हमलावरों को पकड़ लिया गया था। मिशन सफल रहा। रात 8 बजे तक सब वहीं थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पुलिस के काम की तारीफ की गई। तनीषा ने टीवी पर खबर देखी और भास्कर का नाम सुनकर रुक गई। बताया जा रहा था कि ये कितना खतरनाक मिशन था और भास्कर की कई बार सराहना की गई। एक छोटे भाषण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। रात 11 बज रहे थे। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो तनीषा सोफे से उठकर खड़ी हो गई। भास्कर अंदर आया तो वह सामने खड़ी थी। नमस्ते, उसने धीरे से कहा, लेकिन वह समझ नहीं पाई क्या करे। तभी वह अचानक भास्कर से लिपट गई। भास्कर कुछ पल के लिए चौंक गया। ये क्या हो रहा है? फिर उसने उसकी सिसकियां सुनी तो परेशान हो गया। उसने उसे पकड़कर थोड़ा पीछे किया और गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तनीषा ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन भास्कर की माँ वृंदा देवी आ गई और उसी के कमरे में ठहर गई। अरे भास्कर, ये तो बहुत प्यारी है, वृंदा देवी ने तनीषा को देखकर कहा। तनीषा ने भास्कर की तरफ देखा जो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आंटी जी आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, तनीषा ने कहा। लेकिन वृंदा देवी ने भास्कर को ही चाय बनाने के लिए कहा और खुद तनीषा को साथ बैठा लिया। दोनों आपस में बातें करने लगी और भास्कर बार बार बाहर आकर उन्हें देखता। कभी वह हंस रही होती तो वह चुपचाप लौट जाता। जब वृंदा देवी को उनके कमरे में भेजकर तनीषा वापस आई तो भास्कर बिस्तर पर बैठा था। उसने अलमारी से गद्दा निकालकर नीचे बिछाना शुरू कर दिया। भास्कर ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा।
कमरे में एक ही सोफा था जिस पर सोना मुश्किल था। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर निकला तो तनिषा नाश्ता बना चुकी थी। तब तक वृंदा देवी भी बाहर आ गई और तीनों ने साथ में नाश्ता किया। जाते समय भास्कर ने अपनी माँ के सिर पर प्यार से हाथ रखा और फिर 2 सेकंड के लिए तनिषा को देखा। तनिषा भी उसे देख रही थी। उसने हल्के से उसके सिर पर भी हाथ रखा और चला गया। तनिषा हैरान रह गई। दिन भर काम ठीक से नहीं हो पाया। रात को उसने मोबाइल पर काम पूरा करके भेजा। अगले दिन जब भास्कर ऑफिस जाने लगा तो वृंदा देवी उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। भास्कर ने तनिषा की तरफ अजीब नजर से देखा, जिससे उसे बुरा लगा। उसने मन ही मन कहा, अब अगर मैंने इसके बारे में सोचा तो खुद को माफ नहीं करूंगी, और वापस आ गई। वृंदा देवी का मन शॉपिंग का था, इसलिए उन्होंने भास्कर को भी जल्दी आने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद दोनों मॉल पहुंची और कुछ देर के बाद भास्कर भी वहां आ गया। आज भी उसकी शर्ट की बाजू ऊपर मुड़ी हुई थी। माँ ने कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। वह मना नहीं कर पाया। तनिषा ने उसे देखा तक नहीं। एक दुकान से वृंदा देवी ने एक सुंदर ड्रेस तनिषा को दी और पहनकर आने को कहा। तनिषा मना करती रही लेकिन वह नहीं मानी। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आई तो भास्कर मोबाइल में व्यस्त था, लेकिन माँ के कहने पर उसने नजर उठाई और देखता रह गया। वह उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वृंदा देवी ने दोनों को शीशे के सामने खड़ा किया और बोली, भास्कर, तुमने जो फैसला किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दोनों ने शीशे में एक दूसरे को देखा और फिर नजरें हटा ली। शॉपिंग के बाद वे बाहर ही खाना खाकर लौटे। तनिषा अपने कपड़ों के पैसे खुद दे रही थी, लेकिन भास्कर ने देने नहीं दिए। वह चुप रही, लेकिन तय कर लिया कि बाद में पूछूंगी। डिनर के बाद जब वह निकल रहे थे तो भास्कर अपना फोन टेबल पर भूल गया। तनिषा ने उठाकर उसे दिया। उसने फोन लेते हुए उसके गाल पर हल्के से थपथपाया। वह शर्म से लाल हो गई। वृंदा देवी मुस्कुराई। घर पहुंचकर वृंदा देवी अपने कमरे में चली गई। तनिषा कमरे में आई तो भास्कर वॉशरूम में था। वह कमरे में टहलती रही। जब वो बाहर आया तो वह उसे नजरअंदाज करते हुए बिस्तर की तरफ जाने लगा। तभी तनिषा गुस्से में बोली, आप अपने आप को क्या समझते हैं? वह उसके सामने खड़ी थी। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? उसने पूछा। अगर आपकी नज़र में हमारा कोई रिश्ता नहीं है और आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? उसने शॉपिंग बैग बिस्तर पर फेंक दिए। भास्कर ने कहा, तुम किस तरह बात कर रही हो? उसने जवाब दिया, मैं ऐसे ही बात करती हूँ और आपको जवाब देना होगा। उसने कहा, माँ पास वाले कमरे में है, धीरे बोलो और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। वह बिस्तर पर बैठ गया। तनिषा बोली, मैं भले ही घर से भागी हुई लड़की हूँ, लेकिन मेरी नज़र में मेरी इज्जत है। ये पैसे रखिए और आगे से मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। भास्कर ने कहा, जो करना है करो। वह और कुछ कहती इससे पहले ही भास्कर तेजी से उठा और उसके पास आकर उसके होठों पर हाथ रख दिया। तनिषा की आंखें फैल गई। वह उसके बहुत करीब था। कब से कह रहा हूँ चुप रहो, सुनाई नहीं देता क्या? उसका एक हाथ उसके होठों पर और दूसरा उसके गले के पास था। उसने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। जो लड़की घर से भाग जाए उसकी कोई इज्जत नहीं होती। यह सुनकर तनिषा ने उसे धक्का दिया। वह पीछे हट गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। तनिषा बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। भास्कर ने कहा, कल की जगह आज ही चली जाओ। वह जाकर सो गया, लेकिन तनिषा पूरी रात नहीं सो पाई। रविवार का दिन था। वह देर से उठा। माँ भी देर से उठी, लेकिन भास्कर पहले उठ गया था। कमरे में तनिषा नहीं थी। वह बाहर आया, किचन में देखा, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। उसने सोचा शायद माँ के साथ होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। उसने फ़ोन निकालकर कॉल करने की सोची, लेकिन याद आया उसका नंबर ही नहीं है। रात की बात याद आई जब उसने कहा था कि वह चली जाएगी। उसे लगा शायद वह सच में चली गई। वो बेचैन होकर सोफे पर बैठ गया। एक हाथ से सिर दबा रहा था और दूसरे से फ़ोन मिलाया। सामने से फ़ोन उठाया। जी निखिल जी, मुझे मेरे अपार्टमेंट के सामने का कैमरा चेक करना है। सुबह की फुटेज चाहिए। कुछ ही मिनटों में वीडियो उसके फ़ोन में आ गया। उसने धन्यवाद का संदेश भेजा और ध्यान से वीडियो देखने लगा। सुबह 7 बजे तनिषा घर से निकली हुई दिखी। वह निकल गई थी और उसके पास सिर्फ उसका हैंडबैग था। बेवकूफ़, यही शब्द भास्कर के मुंह से निकला। तभी वृंदा देवी कमरे से बाहर आई। तनिषा नजर नहीं आ रही। उन्होंने पूछा, होगी कहीं आ जाएगी। वो बड़बड़ाया। क्या कहा? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, वह बस एक काम से गई है, अभी आ जाएगी। उसने झूठ बोल दिया। माँ, मुझे अभी जाना होगा, आप नाश्ता कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा समय लगेगा। वह जल्दी में निकल गया। वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां का स्टाफ उसे इस हालत में देखकर हैरान था, लेकिन वह सबको नजरअंदाज करता हुआ इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचा और अपने अपार्टमेंट से लेकर मेन रोड तक के सारे सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का आदेश दिया। अब वो एक कमरे में खड़ा था
जहाँ कई स्क्रीन लगी हुई थी और पूरे शहर की एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। सुबह करीब 8:30 बजे तनीषा एक गली से निकली हुई दिखाई दी। उसका पीछा करते हुए वह एक अस्पताल के हॉस्टल के सामने जाकर रुका। गाड़ी से उतरकर वह हॉस्टल के अंदर गया। वार्डन के ऑफिस के बाहर उसे तनीषा की आवाज़ सुनाई दी। मैडम प्लीज़, मुझे तुरंत एक कमरा चाहिए। मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे अकेले रहना है। उसकी आवाज़ में विनती थी। भास्कर दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। उसके अचानक सामने आने से तनीषा चौंक गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने पूछा। अभी बताता हूँ, पहले वापस चलो, वह सख्त आवाज़ में बोला। तनीषा उसे देखती रह गई। उसके बिखरे बाल और अस्त व्यस्त कपड़े बता रहे थे कि वह कितना परेशान है। वह चुपचाप उसके साथ बाहर आ गई। बाहर खड़ी रही तो भास्कर बोला, क्या गाड़ी में बैठने के लिए भी बुलावा देना पड़ेगा? उसने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं आपका और एहसान नहीं लेना चाहती। भास्कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कितनी जिद्दी लड़की हो तुम। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरी माँ के रहते हुए घर छोड़कर आ गई। जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे वादा करो, माँ के जाने के बाद मैं खुद तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। उसके ये कहने पर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर वह चुपचाप रोती रही। घर पहुंची तो वृंदा देवी हॉल में बैठी थी। कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? तुम्हारे बिना घर सूना लग रहा था, उन्होंने कहा। भास्कर ने बस उन्हें देखा। अभी एक हफ्ता ही हुआ था और उसकी माँ तनीषा को बेटी जैसा मानने लगी थी। वह मुस्कुराकर तनीषा को अंदर जाकर आराम करने को कहने लगी। फिर भास्कर से बोली, मैं देख रही हूँ तुम तनीषा को बिल्कुल खुश नहीं रखते। वह नई दुल्हन जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। भास्कर बोला, माँ मेरा काम बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, और वह वैसे भी थोड़ी गंभीर है। वह बात टाल गया। माँ ने कहा, वह बहुत अच्छी लड़की है, उसकी कद्र करो। उसने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी। हॉल में वो फोन चला रहा था जब तनीषा बाहर आई। उसने सफेद टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। उसने पूछा, आंटी जी कहाँ हैं? भास्कर ने किचन की तरफ इशारा किया, जहाँ वृंदा देवी कॉफी बना रही थी। फिर उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तनीषा ने हैरानी से उसे देखा और उसने इशारे से कहा, हाथ दो। तनीषा ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रखा तो उसने उसे खींच लिया और वह उसकी गोद में आकर गिरी। वह हैरान होकर उसे देखने लगी। उसका चेहरा उसके बहुत करीब था और उसकी धड़कन तेज हो गई। वह उठने लगी तो उसने अपने हाथों से उसे रोक लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने धीरे से उसके कान में कहा, माँ ने कहा है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता और अभी वह हमें देख रही हैं, इसलिए थोड़ा साथ दो। वह चुप हो गई। उसने उसके चेहरे से बाल हटाए और उसे ध्यान से देखने लगा। वह आंखें बंद किए बैठी थी और उसकी धड़कनें तेज थी। तभी वृंदा देवी की आवाज आई तो वह तुरंत उठकर आगे हो गई और वह भी अपने बाल ठीक करने लगा। वह शर्माते हुए अंदर चली गई। अपने कमरे में जाकर गहरी सांस लेने लगी। थोड़ी देर बाद भास्कर भी कमरे में आया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और बिस्तर पर बैठ गया। अगले दिन वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। दरवाजा खुला था। उसने आवाज दी, तनीषा इधर आओ। वह उसके पास गई तो उसने उसे टाई पकड़ाई और कहा, मुझे बांधनी नहीं आती। उसने सिर हिलाया और टाई बांधने लगी। तभी उसने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, मेरा आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। वह एक मासूम बच्चे की तरह उससे लिपटकर बोल रहा था। माँ देख रही है, धीरे बोलो, उसने कहा और इस बार उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। ऑफिस तो जाना है ना आपको, ऐसे घर तो नहीं बैठ सकते। तनीषा ने उसकी कमर पर हल्की थपकी दी तो भास्कर हैरान रह गया। अच्छा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। उसने पीछे हटकर उसके माथे को छुआ। दोनों बिल्कुल एक जोड़े की तरह व्यवहार कर रहे थे। वृंदा देवी मुस्कुराते हुए वापस चली गई। भास्कर के भाव भी बदल गए थे। रात को उन्होंने बताया कि वह अगली सुबह वापस जा रही हैं। तनीषा उदास हो गई क्योंकि उनके जाने के बाद उसे भी यहाँ से जाना था और वह इंसान जो अब उसके लिए बहुत खास बन चुका था, उससे फिर शायद कभी मुलाकात नहीं होती। सुबह भास्कर उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर सीधा ऑफिस चला गया, जबकि तनीषा हॉस्टल चली गई। अब एडमिशन शुरू हो गए थे, इसलिए उसे आसानी से कमरा मिल गया। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस कुछ कपड़े, कुछ जूते थे। बाहर जाकर उसने थोड़ा जरूरी सामान खरीदा और जो पैसे थे वो भास्कर के कमरे में रखाई। जब भास्कर घर आया तो उसे तनीषा नहीं मिली, तो उसने फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। वह चुप रह गया क्योंकि यही तय था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसने भी तय कर लिया कि अब वो उसे लेने नहीं जाएगा। उसका कमरा खाली खाली लग रहा था। वह उसी के बारे में सोचता रहा। अभी सुबह ही तो वह उसके साथ थी और बिल्कुल अपनी सी लग रही थी। उसे कमरे में रखे पैसे मिले
तो उसे एहसास हुआ कि तनीषा कितनी स्वाभिमानी लड़की है। उसके चरित्र पर अब उसे कोई शक नहीं था। अगर वह किसी के साथ भागी होती तो अब तक सब पता चल जाता। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा। सबसे पहले उसकी लोकेशन निकलवाई, फिर उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया। उसे पता चला वह किसी के साथ नहीं भागी थी, बल्कि गांव वाले उसकी शादी जबरदस्ती एक गलत लड़के से करवा रहे थे, जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह दुल्हन के कपड़ों में भागी थी और उसी दौरान भास्कर की गाड़ी से टकराई थी। गांव वालों ने भास्कर को उसका प्रेमी समझकर दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी थी। वह पढ़ी लिखी थी और पिछले 7 साल से शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसके पास बिजनेस की डिग्री थी। उसके बाद भास्कर रोज उसी रास्ते से घर जाने लगा जहां उसका हॉस्टल था। एक दिन उसने देखा कि सड़क पर एक आदमी तनीषा को परेशान कर रहा है। वह तुरंत गाड़ी रोककर उनके पास पहुंचा। वह आदमी कह रहा था कि अब अपने प्रेमी को भी छोड़ दिया है तो मेरे पास आ जाओ। तनीषा तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी वक्त भास्कर ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे थे तुम? उसने गुस्से में पूछा और उसने अच्छी तरह पीट दिया। तनीषा बिना कुछ बोले हॉस्टल की तरफ भाग गई। भास्कर ने उस आदमी को गिरफ्तार करवाया, लेकिन अब जब वापस आया तो तनीषा वहां नहीं थी। वह गहरी सांस लेकर हॉस्टल चला गया, लेकिन वे वहां भी नहीं मिली। अगले दिन ऑफिस में उसे कॉल आया। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि वह हॉस्टल से बोल रही है और आपको तुरंत आना होगा। मामला बिगड़ गया है। वह तुरंत निकल पड़ा। उस समय वो वर्दी में था। हॉस्टल के बाहर भीड़ जमा थी। वह भीड़ को चीरता हुआ अंदर गया तो देखा तनीषा एक तरफ खड़ी होकर रो रही है और उसके गांव के लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उसे गलत कह रहा है तो कोई गालियां दे रहा था। वह सिर झुकाए खड़ी थी। तभी भास्कर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर से बोला, जिसे भी बात करनी है मुझसे करे। मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की हिम्मत किसने की? उसकी आवाज सुनकर सब चुप हो गए। कुछ लड़कियां ये सब देखकर हैरान थी। किसी ने कहा, अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो यहाँ क्या कर रही है? भास्कर ने कहा, ये मेरी पत्नी है और ये हमारा निजी मामला है कि वह कहाँ रहती है। वह गुस्से में बोल रहा था। तनीषा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे डर हो कि वह उसे छोड़ न दे। उसने तुरंत थाने को फोन किया और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। उसने भानुकांत को आदेश दिया कि इन सभी लोगों को थाने ले जाओ और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। सबको गाड़ियों में बैठाकर ले जाया गया। तनीषा खड़ी खड़ी कांप रही थी। उसने सिर उठाकर भास्कर को देखा तो वह नरमी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने उसे अपने पास खींच लिया और गले लगा लिया। वह जोर जोर से रोने लगी। मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। उसने उसे दिलासा दिया। थोड़ी देर के बाद वह अलग हुई। वह उसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक लाया और उसे बैठाकर कहा, सामान मैं मंगवा लूंगा, और फिर उसे वापस उसी अपार्टमेंट में ले आया। वहां अंदर आई तो हॉल में ही खड़ी रह गई। भास्कर उसके पास आया और बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम आराम से रहो, पहले खुद को संभालो, फिर खाना खाते हैं। उसकी ये बात सुनकर वह रो पड़ी। भास्कर ने उसे पहले कभी इतना रोते नहीं देखा था। वह उसे संभालने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे उसे गले लगाकर शांत किया। वह रोते हुए बोली, मैं बहुत बुरी हूँ, सबको परेशान करती हूँ। उसने कहा, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो। उसने कहा, अच्छा होता मैं मर जाती। भास्कर ने कहा, ऐसा मत सोचो। अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है तो मैं सबको सजा देता। वह रोती रही। उसने कहा, मैंने उस दिन भी किसी के लिए घर नहीं छोड़ा था। उसने कहा, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है और कोई कुछ भी कहे मैं नहीं मानूंगा। ये सुनकर वह थोड़ी शांत हुई। उसने आंसू पोंछे और कहा, मैं जल्दी ही चली जाऊंगी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वह जाने लगी तो भास्कर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूं तो? उसने कहा, हमारा कोई रिश्ता नहीं, और हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई। बिना खाना खाए ही सो गई, जबकि भास्कर बाहर सोफे पर काम करते करते सो गया। आधी रात को वह बाहर आई और उसे सोते हुए देखा। वह उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, पता नहीं भगवान ने मुझे किस अच्छे काम के बदले आपको दिया है। आप हर बार मेरी मदद करते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं घर से भागी हुई लड़की हूँ और आपको एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। तभी भास्कर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। वह चौंक गई। उसने कहा, मेरे लिए अच्छी लड़की तुम ही हो। तुम्हारे बिना ये घर खाली लगता है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ही लायक हूँ। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। फिर उसके होंठ उसके चेहरे के करीब आए तो वह तुरंत उठकर कमरे में चली गई। भास्कर भी उसके पीछे कमरे में आया।
वह बीच कमरे में खड़ी थी। वह पीछे से आया और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसे अपनी तरफ घुमाकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? उसने उसकी आंखों में देखा, जहाँ एक नया एहसास था। उसने धीरे से अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर रख दिए। भास्कर की आंखों में चमक आ गई। वह झुका और उसके होंठ उसके होंठों से मिल गए। दोनों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। भास्कर ने धीरे से तनीषा को अपनी बाहों में थामा हुआ था और दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलती जा रही थी। उस रात के बाद उनकी जिंदगी सच में बदल गई थी। जहाँ पहले नफरत, गलतफहमियां और दूरी थी, वहीं अब अपनापन, भरोसा और एक अजीब सी सुकून भरी मोहब्बत थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और वही घर जो कभी तनीषा को पराया लगता था, अब उसकी हंसी से गूंजने लगा। भास्कर अब पहले जैसा सख्त और गुस्सैला नहीं रहा, बल्कि तनीषा के सामने तो वह अक्सर एक जिद्दी बच्चे जैसा होता था। और तनीषा भी अब पहले वाली सहमी हुई लड़की नहीं रही थी, बल्कि जवाब देने में पीछे नहीं हटती थी। कुछ साल के बाद उसी घर के आंगन में दो नन्ही आवाजें गूंजी थी। एक छोटा सा लड़का जो बिल्कुल भास्कर पर गया था और एक प्यारी सी लड़की जिसकी आंखें बिल्कुल तनीषा जैसी थी। दोनों बच्चे पूरे घर में भागते रहते, कभी सोफे के पीछे छुप जाते तो कभी किचन में आकर शरारत करते और उनके पीछे पीछे भास्कर भागता हुआ नजर आता। अरे तुम दोनों रुको, आज तो पापा पकड़कर दिखाएंगे। और पीछे से तनीषा हंसते हुए कहती, रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, आप तो मुझे ही नहीं संभाल पाए थे, बच्चों को क्या संभालोगे? उस पर भास्कर उसे घूरते हुए कहता, हाँ हाँ बहुत बोलो, पहले खुद तो सीधी हो जाओ, फिर बच्चों को समझाना। और दोनों की नोक झोंक सुनकर बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते। उसी वक्त दरवाजे से वृंदा देवी अंदर आई और सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आईं। उनका पोता उनके पैरों से लिपट गया और पोती दौड़कर उनकी गोद में बैठ गई। अरे मेरे लड्डू, मेरे चांद, कहते हुए उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में वह सुकून था जो हर माँ अपने बेटे के बसते घर को देखकर महसूस करती है। उन्होंने भास्कर और तनीषा को साथ खड़ा देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मान गए ना, तुम दोनों की ये शादी भगवान ने बनाई थी? भास्कर ने हल्की सी मुस्कान के साथ तनीषा को देखा और बोला, हाँ माँ, अगर उस दिन ये पागल लड़की मेरी गाड़ी के सामने नहीं आती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। उस पर तनीषा तुरंत बोल पड़ी, पागल आप होंगे, मैं तो अपनी इज्जत बचा रही थी। और वैसे भी अगर आप इतने ही अच्छे थे तो पहले दिन इतना रोब क्यों दिखा रहे थे? भास्कर पास आकर धीरे से बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता था यही लड़की एक दिन मेरी दुनिया बन जाएगी। तनीषा शर्म से नजरें झुका गई, लेकिन अगले ही पल बोली, दुनिया बन गई हूँ तो थोड़ा प्यार से भी रहा करो, हर वक्त इंस्पेक्टर बनकर मत रहा करो। भास्कर हंस पड़ा और बच्चों को गोद में उठाकर बोला, देखो तुम्हारी मम्मी मुझे ही डांटती रहती है। बेटा बोला, पापा आप अच्छे बन जाओ ना, फिर मम्मी नहीं डांटेंगी। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। उस घर में अब ना कोई डर था, ना कोई दर्द था, सिर्फ हंसी और प्यार व छोटी छोटी नोक-झोंक थी, जो उनके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना रही थी। और सच ये था कि कभी मजबूरी में हुई वो शादी अब उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन चुकी थी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।